अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का, और ये लेक्चर ऐसा है कि ये आप लोगों को आगे फ़र्स्ट ईयर में जाके भी बहुत काम आएगा। और ये जो लेक्चर है आज वाला, अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इस लेक्चर की मदद से आप जब केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे किसी भी एक लेबॉर्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ों को कैलकुलेट करना मज़ीद आसान हो जाएगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब हम किसी भी एक लेबॉर्ट्री के अंदर काम करते हैं तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर जितनी भी हमारी गिवन अमाउंट्स होती हैं हम उस अमाउंट के अंदर अपने रिएक्टेंट्स को नहीं लेते। होता क्या है बेसिकली, उसके जब भी हम लेबॉर्ट्री के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसके अंदर हम एक चीज़ को यानी कि एक रिएक्टेंट को ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है उसको हम कम मिकदार में लेते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो दो जो रिएक्टेंट्स हैं, एक जो है आप कह सकते हैं कि अगर वो एक्सपेंसिव है तो आप उसकी मिकदार कम लेंगे, और जो दूसरा होता है उसकी मिकदार आप ज़्यादा लेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जिसकी मिकदार कम है वो टोटल कंज्यूम हो जाए, और जिसकी मिकदार ज़्यादा है जब एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा जो रिएक्टेंट है अगर वो ज़्यादा भी है तो रिएक्शन को आगे प्रोसीड वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन जानेंगे। दूसरे नंबर पे हम ये जानेंगे कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, और हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को यहाँ पे करके भी देखेंगे ताकि हमें इस चीज़ की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर। वो रिएक्टेंट जो कि किसी भी रिएक्शन में ज़्यादा जल्दी इस्तेमाल हो जाए, जो खर्च हो जाए, जो पहले खर्च हो जाए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। वाइल द रिएक्टेंट विच इज़ यूज्ड इन एक्सेस इज़ लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जबकि जो दूसरा रिएक्टेंट होता है जो कि हमारे पास ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर है, वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में हमारे पास बच जाता है, और जो दूसरा होता है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो वो जो कि कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया पहले, उसे हम कहते हैं कि वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब होता क्या है? इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये आप कह सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, उस केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। मतलब अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार कम लेते हैं तो रिएक्शन जल्दी जो है वो एंड हो जाएगा। अगर आप उसकी मिकदार को ज़्यादा लेते हैं तो रिएक्शन थोड़ा सा देर तक प्रोसीड होगा। तो किसी भी एक रिएक्शन के अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपने किसी भी एक पिज़्ज़ा शॉप पे चले गए हैं जहाँ पे आपने कहा है कि आप मुझे 10 अंडे वाले बर्गर लगा के दें। अब उस बंदे के पास जो ब्रेड हैं वो तो हैं 50 ब्रेड उसके पास पड़े हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ जो शामी कबाब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 पड़े हैं। तो एक बर्गर के ऊपर एक शामी कबाब लगता है। तो क्या होगा कि वो एक बर्गर पे जब एक ब्रेड को काटेगा तो एक ब्रेड के ऊपर एक शामी कबाब को लगाएगा, दूसरे के ऊपर दूसरे को लगाएगा, तीसरे के ऊपर तीसरे को, और चौथे के ऊपर चौथे को। ब्रेड चाहे उसके पास ज़्यादा हैं लेकिन उसके पास शामी कबाब कम हैं, तो इस वजह से वो सिर्फ 4 बर्गर्स ही बना पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, शामी कबाब वहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कि वो हमारी प्रोडक्ट को वहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि हमारी प्रोडक्ट इतनी ही बनेगी। अगर उसके पास 5 बर्गरों का शामी कबाब मौजूद होते तो वहाँ पे 5 बर्गर बन सकते थे, अगर वो 6 के होते तो 6 बर्गर बन सकते थे। तो जितनी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे उतनी ही हमारी प्रोडक्ट
बनेगी। तो इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो रिएक्शन है, हमारे रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? तो इसको आइडेंटिफाई करने के हमारे पास 3 यहाँ पे स्टेप्स हैं। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट डाउन द 2 स्टेप्स दैट आर नीडेड टू कैलकुलेट या आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये 2 स्टेप्स अगर पूछेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपको ये तीनों स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं अलॉन्ग विद डेफिनेशन। तो हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। पहले नंबर पे इसका क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम अमाउंट्स प्रोवाइडेड, कि जो आपको उसकी अमाउंट प्रोवाइड की गई है, यानी कि जो अमाउंट आपको ग्राम्स में दी गई है रिएक्टेंट्स की, आपने उस अमाउंट को इस्तेमाल करके वहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। रिएक्टेंट्स के आपने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं जो भी आपको उसने अमाउंट दी होगी। आपके पास अगर 2 रिएक्टेंट है, अगर उसने एक को 50 ग्राम दिए हैं, दूसरे के 100 ग्राम दिए हैं, तो वो आपको प्रोवाइडेड अमाउंट है। आप पहले उस प्रोवाइडेड अमाउंट को इस्तेमाल करके उनके नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट कर लें। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वाइल विच विल फॉर्म विद गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंडली आपने क्या करना है? सेकेंड आपने ये करना है, आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करने हैं, प्रोडक्ट के मोल्स मालूम करने हैं। वो आप कैसे मालूम करेंगे? वो आप मालूम करेंगे जो मोल्स आपके रिएक्टेंट्स के आए हैं, दोनों रिएक्टेंट्स के, उन रिएक्टेंट्स के मोल्स को इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करेंगे। कैसे होगा? इसको हम जब एग्जाम्पल में जाएंगे इसकी बड़ी अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ये मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और तीसरे नंबर पे क्या होगा? आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना है? आपने उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जिससे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है, जिससे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है। 2 में से जिसकी अमाउंट कम होगी वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब ये आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 15.16 है। जब हम इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो हमारा जितना भी ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में हमें कह क्या रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स। आपने कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है ग्राम्स के अंदर मालूम करनी है, जबकि आपके पास जो रिएक्टेंट हैं 25 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है, वो रिएक्ट कर रहा है 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। मतलब कि आपको ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स दिए हैं उसने? ऑक्सीजन के जो ग्राम हैं वो हैं 40 ग्राम्स, जबकि ग्लूकोज के जो ग्राम्स दिए हैं वो कितने हैं? वो हैं 25 ग्राम्स। ये आपको गिवन अमाउंट्स दे दी गई हैं। तो आपने क्या करना है? गिवन अमाउंट्स में से, आपको गिवन अमाउंट्स में से इस रिएक्शन को पहले आपने बैलेंस करके लिख लेना है। ये आपको ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ होगा। तो ये रिएक्शन है, ग्लूकोज है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है। जब ये रिएक्शन होता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 6 वाटर बनते हैं, 6 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो होगा क्या यहाँ पे? इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई विच इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों रिएक्टेंट में से हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमने इन दोनों में से अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। वो हम कैसे करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। उसके अंदर जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यही हमने यहाँ पढ़ा था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन अमाउंट्स, कि जो आपको गिवन अमाउंट दी गई हैं आपने उसका इस्तेमाल करके रिएक्टेंट्स के मोल को कैलकुलेट कर लेना है। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चीज़ दी गई है? मास तो उसने दिया हुआ है 25 ग्राम्स,
मोलर मास जो है हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 180। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मास कितना है 25 ग्राम, इसको हम डिवाइड कर देंगे 180 के ऊपर। जब आप 25 को 180 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे वो होंगे, तो जो नंबर ऑफ़ जो मोल्स आएंगे वो कितने होंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे 0.138 मोल्स। तो ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो ये हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ ग्लूकोज। इसी तरीके से आप मोल्स ऑफ अपना जो दूसरा रिएक्टेंट है आपका, आप उसके मोल्स को भी कैलकुलेट करोगे। अब ये मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, जैसे हमने इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ किया है, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर लेंगे ऑक्सीजन के। कैसे मालूम होंगे, तो अब आपने मालूम करने हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो ऑक्सीजन लिया गया है वो कौन सा लिया गया है, वो लिया गया है O2। यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। ये जो O2 है, यहाँ पे आपने O2 का मोलर मास लेना है। तो O2 के लिए यहाँ पे आप 16 नहीं ले सकते, बल्कि आपने अब क्या लेना है, 32 लेना है। तो आप क्या करेंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे 32 के ऊपर। जब आप ऑक्सीजन के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे तो 40 को 32 के ऊपर डिवाइड करने से आपका जो आंसर आएगा वो होगा 1.25 मोल्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं मोल्स इनके लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आए हैं, 1.25 मोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स आ गए हैं। ग्लूकोज के जो मोल आए हैं वो हैं 0.138 मोल्स, जबकि आपके पास जो ऑक्सीजन के मोल्स आए हैं वो आए हैं 1.25 मोल्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस केमिकल रिएक्शन की मदद से क्या किया है, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं ऑफ रिएक्टेंट्स के आपने मोल्स को कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमने यहाँ पे कर लिया अपना कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विच विल फॉर्म विद द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। कि आपके पास अब जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आए हैं ना, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज के मोल ये हैं, ऑक्सीजन के मोल ये हैं, आपने इन मोल्स का इस्तेमाल करना है क्या कैलकुलेट करने के लिए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने इन मोल्स का इस्तेमाल करना है। अब जब आप इन मोल्स का इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ काम आएगी, मोल रेशोज़ काम आएंगी। क्योंकि हमने देखा है अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर इनके अगर मोल्स आपको मिल गए हैं रिएक्टेंट्स के, तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे इसको अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम मोल रेशोज़ की बात कर लेते हैं। जो ग्लूकोज की मोल रेशोज़ बनेंगी पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए हम इस रिएक्शन को देखेंगे। इस रिएक्शन में अगर आप देखें कि 1 मोल अगर आपके पास है ग्लूकोज का, तो 1 मोल जब आपके पास ग्लूकोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल बन रही है, 6 मोल। इट मीन्स कि इनकी मोल रेशो क्या होगी, इसकी मोल रेशो होगी 1:6। इनकी मोल रेशो क्या होगी, 1:6। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस CO2। कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6। अब आपके पास जो गिवन मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.138। अगर हमने ये मोल देखने हो, अगर 0.138 मोल्स होते ग्लूकोज के, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होती, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या करना था, 6 को मल्टीप्लाई कर देना था 0.138 के साथ। 0.138 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना था। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। 0.138 मोल्स ऑफ ग्लूकोज
प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे 0.83 मोल्स। तो ये मोल हमारे पास आ जाएंगे किसके, जो कि 0.138 मोल से जो ग्लूकोज इस्तेमाल हुई है उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल्स हासिल होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, किसका, हमने कैलकुलेट कर लिया ग्लूकोज का। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। अब हम दोबारा से क्या देखेंगे, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। अब जब हमारे पास 6 मोल थे ऑक्सीजन के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे थे, 6 मोल बन रहे थे। तो यहाँ पे जो मोल रेशो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो कितनी होगी, यहाँ पे मैं इसको रेड के साथ लिख लेता हूँ, मोल्स रेशो ऑफ ऑक्सीजन, ये कितनी है, 6 के साथ 6 बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोल रेशो है वो क्या होगी, 6 मोल के साथ 6 बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 6 मोल्स हैं, अगर आपके पास 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने मोल बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। अब जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए हैं वो कितने होंगे, इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे 1 मोल होता तो ये 1 बनता, यहाँ पे अगर 10 होते तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 बनते, अगर ये 20 होते तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 20 मोल बनते। अब हमारे पास जो मोल आए हैं कैलकुलेट जो हमने किए हैं रिएक्टेंट्स के, वो कितना था 1.25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1.25 मोल्स होते ऑक्सीजन के, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती तो वो भी कितनी होनी थी 1.25 मोल्स। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था कि आपने के पास जो मोल्स आए हैं रिएक्टेंट्स के, आपने उन रिएक्टेंट्स के मोल्स को इस्तेमाल करना है, किसके लिए, आपने ये मालूम करने के लिए इस्तेमाल करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल बने हैं। तो ये इसका क्या था, सेकंड स्टेप था कि आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करने हैं, कहाँ से, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से आप ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप क्या था, इफ़ आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब आपने इन दोनों में देखना है कि जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है ना, वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब ग्लूकोज से आपके पास कितने मोल हासिल हो रहे हैं, 0.83 मोल्स, जबकि ऑक्सीजन से आपको कितने मोल हासिल हो रहे हैं, 1.25 मोल्स। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो होगा जो कम प्रोडक्ट्स बना रहा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, सो ग्लूकोज प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोल्स। अब हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है ये हमारे लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बना रहा है। सो ग्लूकोज इज़ आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ग्लूकोज हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगर मास देखना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे जो हम मोल्स इस्तेमाल करेंगे वो कौन से इस्तेमाल करेंगे, हम मोल्स इस्तेमाल करेंगे जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था, अब हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अब जो मोल्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकाले गए थे। अब वो कौन से हैं, वो 0.83 हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल बनेंगे वो क्या होंगे, 0.83 मोल्स। ये आपके पास हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। अब इसका मोलर मास आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम क्या कर लेंगे, इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपने मास कैलकुलेट करना होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आप क्या करेंगे, मोल्स को मोलर मास पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोल्स हमारे पास है 0.83, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है मोलर मास के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो होता है 44, और जब आप 44 को 0.83 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो मास इन ग्राम्स आ जाएगा, 36.5 ग्राम्स।
तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। मैं आप लोगों को एक क्विक यहाँ पे इसका एक समरी बता देता हूँ कि आपने 3 तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने हैं। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स मालूम करने हैं जो आपको गिवन अमाउंट्स दी होंगी, पहला स्टेप आपका ये होगा। फिर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करने हैं। किससे मालूम करने हैं? जो आपकी मोल्स की वैल्यू आई है रिएक्टेंट्स के मोल्स की, उसको इस्तेमाल करके। तीसरे नंबर पे आपके पास जो वैल्यू सबसे छोटी होगी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के अंदर, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जब आप मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे प्रोडक्ट के, तो उसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो वैल्यू जो है जिस रिएक्टेंट की भी होगी वही रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। उसके बाद अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि आप उसके मास को कैलकुलेट करें, आप उसके मास को कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली इस फार्मूले की मदद से उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के रेलेवेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर दूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके जब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप जाएंगे तो आपके उसके अंदर फुल इस चैप्टर में से जितने भी सवाल आएंगे आप फुल उनको अटैम्प्ट भी करेंगे और उनमें से फुल मार्क्स भी गेन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।